जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और अपनी तैयारी में एक बड़े ही अच्छे अंदाज में जुटे हुए हैं। पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जो एक सपना देखा होगा तैयारी की शुरुआत करते समय, आशा करता हूँ कि उस सपने को आज भी आप ध्यान में रखकर ही अपनी मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो एक बड़ी इच्छा होती है कि भाई अब की बार तो इस एग्ज़ाम को निकालना ही है, और हम शुरुआत में बड़ी ही मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की समय के साथ वो मेहनत कम हो जाती है, चाहे जो भी रीज़न रहे कि हम उतना समय पढ़ाई को नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे बैकलॉग इकट्ठे हो जाते हैं, या हो सकता है कि उन्हें लगता है कि भाई एग्ज़ाम की डेट तो अभी नहीं आई है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, और फिर अचानक से एग्ज़ाम की डेट आती है। तो मैं मानता हूँ कि आप सभी उनमें से तो नहीं हैं, और इस बात का प्रमाण ये भी है कि आप सभी लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं। तो इस बात का ये भी एक प्रमाण है। भैया थोड़े कमेंट बड़े कर दो हरीश जी। तो कल की क्लास से एक क्वेश्चन और फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा। कल हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा निम्न में से किस में होगी। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, यानी कि स्पीड ऑफ साउंडेड इज मैक्सिमम। इनमें से किस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव। आपके स्तर पे ऐसा ही सवाल आएगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला सवाल आपके स्तर पे नहीं आएगा। बाकी नन ऑफ द अबव, नोटा, डी ऑप्शन आपका। चलिए, राहुल हमारे साथ हैं, कुलदीप हैं, बहुत बढ़िया। राहुल भाई ने आंसर भी कर दिया। गिवन ऑप्शंस के हिसाब से बताइए आपका आंसर। हालांकि ठीक है कि एल्यूमिनियम, बट गिवन ऑप्शंस के हिसाब से, मैंने कहा था ना, एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस। हाँ बताइए मनीष बाबू, हो सकता है आपका कमेंट मुझसे स्किप हो गया हो। बाकी बताइए क्या समस्या है आपकी। देखो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना ये शिकायत करने की बजाय कि मेरे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, अपना क्वेश्चन ही पूछ लिया करो। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तब मैं बोर्ड पे कुछ लिख पढ़ रहा होता हूँ, और जब मैं यहाँ कमेंट पढ़ रहा होता हूँ तब आपका नाराज़गी वाला कमेंट आता है। इससे अच्छा आपका क्वेश्चन ही आ जाता तो मैं उसका जवाब ही दे देता। तो इस चीज़ की शिकायत कोई मत किया करो, माफ़ी चाहूँगा। आप इसके बदले आप ग्रुप में पूछ लिया करो अगर कुछ रह जाता है तो। क्योंकि भैया यहाँ पे बोर्ड की तरफ भी मुड़ना रहता है, तो हमेशा ही कमेंट पे ध्यान नहीं रह पाएगा। उसके लिए हमेशा माफ़ी चाहूँगा। चलो, सभी का बहुत अच्छा आंसर है, और एक दो शायद, या तो गलती से डी दब गया है। ए से तो डी दूर ही होता है यार कीबोर्ड में, फिर गलती से कैसे दब रहा है। नन ऑफ द अबव कैसे हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, किसी ना किसी में तो चाल होगी कुछ ना कुछ। इन तीनों में ध्वनि की चाल किसी ना किसी में तो कुछ ना कुछ है, और जिसमें सबसे ज़्यादा है वो आंसर कर दो। तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि 99% बच्चों का ठीक है, लेकिन मैं तो उस 1% बच्चे से भी पूछ रहा हूँ कि आप डी आंसर क्यों कर रहे हैं, नन ऑफ द अबव क्यों कर रहे हैं। ठोसों में चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, कल हमने ध्वनि चैप्टर में पढ़ा कि ध्वनि चलती कैसे है, हमें सुनाई कैसे देती है, और सबसे मज़ेदार मुद्दा हमने पढ़ा ध्वनि का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। और आवृत्ति को सिर्फ हमने पढ़ा नहीं बल्कि सुना भी, देखा भी। उसके साथ हम अगले मुद्दे पर गए थे ध्वनि से संबंधित, जो कि था चाल, स्पीड ऑफ साउंड। और चाल में हमने ये तो सीख ही लिया था कि भाई ध्वनि की जो चाल है ना, वो ठोसों में सबसे ज़्यादा है, गैसों में सबसे कम है, द्रव में कहीं इनके बीच है। जिन ठोसों में पूछी जाती है उनके मैंने वैल्यू भी बताई, जिन द्रवों में पूछी जाती है उसमें भी मैंने आपको बताई, जिसमें समुद्र का पानी था, खारा पानी, और एक शुद्ध पानी था, प्योर वाटर था। अब बात आती है कि ध्वनि की चाल गैसों में कितनी होती है। यहां पर आकर हम रुक गए थे। चलिए शुरू करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था। तो हेडिंग डाली होगी आपकी, पहले से डली होगी, गैसों में ध्वनि की चाल। मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं। गैसों में गैसों में ध्वनि की चाल, गैसों में ध्वनि की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, गैसों में ध्वनि की चाल। अब देखिए कौन सी गैस में पढ़नी है हमें। तो सारी गैसेस में नहीं पढ़नी है, जैसे हमने न ठारे सारे ठोसों में पढ़ी, ना हमने सारे के सारे द्रवों में पढ़ी, सब में पढ़नी भी नहीं है। तो गैसों में कौन सी गैस में पढ़नी है, सिर्फ हवा में। कौन सी गैस में पढ़नी है आप डाल के लिखेंगे नीचे, सिर्फ हवा में पढ़नी है। हवा में ध्वनि की चाल,
हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन होता है हमेशा, क्या? देखो कहीं तो आप ये पढ़ते हो कि हवा में जो ध्वनि की चाल है वो लगभग 331 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। कहीं आप ये पढ़ते हो कि ये 343 मीटर पर सेकंड होती है। अब भैया इनमें से सही कौन सी है ये बताया जाए। तो देखो सही दोनों ही हैं, सिर्फ हम लोग हेडिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं, या कहो तो उन जगह पे हेडिंग के साथ लिखा ही नहीं होता है। भैया हेडिंग के साथ का मतलब ये आधी बात है, आप ऐसे पढ़ रहे हो तो कि ध्वनि की चाल इतनी होती है इतनी होती है। दरअसल होता क्या है, देखो अगर इस कमरे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ की हवा ठंडी है, और मेरी आवाज जो निकलेगी ना वो इस चाल से गति करेगी। यानी कि अगर उस हवा का टेम्परेचर जिससे होकर ध्वनि जा रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ध्वनि की चाल इतनी होगी। अगर मैं इस कमरे को गर्म करना शुरू करूं, यहाँ की जो हवा है अगर गर्म होनी शुरू हो जाए, उसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसमें ध्वनि की चाल बढ़नी शुरू हो जाएगी। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते इतनी हो जाएगी। तो सिर्फ आपसे इन दो ही टेम्परेचर पे पूछेगा ध्वनि की चाल। और अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये दो उत्तर क्यों होते हैं। तो क्वेश्चन कभी अधूरा नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा पूरा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 331। और ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, 343। चलो मैं क्वेश्चन भी बना के दिखाई देता हूं इससे। देखो क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया कि वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। सवाल ऐसे आएगा, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर। बताओ भाई कितनी होती है। आप अगर ये कहो 331 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन होगा 343, सी ऑप्शन होगा 350, डी ऑप्शन होगा 3 × 10⁸। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आएगा। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भैया कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैथ में ध्वनि की चाल कौन सी माने, शायद मैथ में तो जरूरत नहीं पड़ती होगी भाई, मैथ में तो देगा आपको, डेटा देता होगा कि ध्वनि की चाल ये होगी। फिजिक्स में इतनी गहराई में पूछेगा, मैथ में तो एक ही चाल दे के पीछा छुड़ा लेगा, मैथ्स में थोड़ी आपको इतनी गहराई में लाएगा। अब सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर सबने कर दिया। मेरा एक सवाल आपसे है, बताओ, सवाल यही है, ठीक है, सवाल यही है कि वायु में, सवाल आया वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन है 350, ऑप्शन है 343, ऑप्शन है 3 × 10⁸। अब आप मुझे इसका उत्तर बताओ। ठीक है हिमांशु भाई, बाकी मेरे दोस्त वैसे तो आवाज़ तेज ही है, मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं है। अब बताओ इसका आंसर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपने 331 पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी है भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, वहाँ पे 3-4 इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगी है, आप उनमें से किसी एक को बुलाओ, भैया यहाँ हुआ, वो कहेगा हाँ जी क्या हुआ, उसको लगेगा सिस्टम में कोई कमी आ गई है। तुम कहो भैया या सवाल के तो ऑप्शन ही ठीक ना, हमारे मास्टर जी ने तो 331 बताए हो, वो क्या कहेगा, भैया मैंने तो BCA करी, मैंने तो ये कभी पढ़े ही ना आई, मैंने तो कंप्यूटर की पढ़ाई करी इसलिए मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है,
आज मुझे शाम को 350 रुपये एक चाय एक समोसा मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, ये तो तुम जानो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें रोना नहीं है, यार जो मैंने पढ़ा वो नहीं आया, गलत पढ़ा दिया, नहीं। आपको लगभग वाला आंसर लगा के आ जाना है। तो आप क्या आंसर लगाओगे कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने कितनी पढ़ी, 331, उसके हिसाब से क्लोज कौन सा है, 332, कहानी खत्म। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये एग्जैक्ट नहीं होती है कभी भी कि 331 ही है, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बिल्कुल 331 पे जाएगी। ये 332 भी होती है, 333 भी होती है। देखो कहीं कहीं आपको 332 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 333 भी मिल सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग। लेकिन आपका तुरंत अगला सवाल ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है, भैया अगर तीनों एक साथ आ गए कभी भी नहीं आएंगे। मैंने इसीलिए तो क्वेश्चन आपको बताया है कि ऑप्शन इस तरीके से आएंगे। तो इन तीनों में से कोई एक आएगा। या देखो, जब मैं इसको लिख रहा था तो बहुत सारे भाई कह भी रहे थे कि भैया हमने तो 341 पढ़ी है या 342 पढ़ी है। ठीक है, तो 41, 42, 43, 31, 32, 33, या तो इन तीनों में से कोई एक आएगा या इन तीनों में से कोई एक आएगा। समझ गए जी, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर कर देना है। दिवाकर कहाँ की बात कर रहे हैं आप, आर्मी जीडी का फिजिकल डेट चेंज हुआ है, बताइए किस एआरओ की बात कर रहे हैं आप। तो अगर आपको अच्छे से आंसर करना समझ में आ गया हो तो मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिए। फिर मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, उसकी भी साथ में सहमति दे देना। यानी कि एक बच्चा ये इस बात से ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि भैया जी अगर माध्यम का तापमान बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये भी एक निष्कर्ष यहाँ से निकलता है और ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो जरा बताएंगे हाँ मेरी इस बात से सहमत हैं आप। पंकज फौजी, फिजिक्स किंग, मेरे प्यारे धर्मेंद्र सर, भाई मेरे प्यारे पंकज, नीतीश गुरुजी, मैं आपकी क्लास के लिए डाटा बचा के रखता हूँ, बहुत सारा आभार भाई। और मैं आशा करूँगा कि आपका ये जो जुनून है मैं इसे हमेशा अ, आपके लिए बचा के रखूँ, बना के रखूँ, कोशिश करूँ इंटरेस्टिंग रहे। चलो जी बताएंगे एक बार हाँ, मुझे बहुत अच्छे से आपकी बात समझ में आ गई। झुंझुनू एआरओ, यार मुझे लगता तो नहीं कि उसकी डेट चेंज हुई है। बाकी देखो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए आप सबसे अच्छा क्या करो, मैं एक बार पता करके बता दूंगा। बाकी थोड़ा सा ना बहुत सारी जगह पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसे बरेली वगैरह में मुझे लग रहा है, तो वहाँ पे शायद डेट चेंज हुई है। एक बार ना अपने आप एआरओ में पता कर लो, या आपका जहाँ भी एआरओ वहाँ पे कोई रिलेटिव रहते हो, कोई यार दोस्त रहता हो, तो उनको भिजवा लो, एआरओ चले जाएंगे तो वो आराम से बता देते हैं इस बात को। चलो भैया बहुत बढ़िया, और सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि आप मेरे साथ एग्री हैं। एग्री हैं तो लिख लो उस बात को, उस बात को लिख लो कि तापमान बढ़ने पर, तापमान किसका, माध्यम का, प्रॉपर लिखो, माध्यम का ताप बढ़ने पर, माध्यम का ताप बढ़ने पर, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मीडियम। ये सवाल आता है कि बताइए माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक बच्चे ने कहा जी चलो ठीक है कि तापमान बढ़ने से चाल बढ़ती है, क्या माध्यम का दबाव बढ़ने से भी चाल बढ़ती है या घटती है, कोई फर्क पड़ता है। माध्यम के दबाव का मतलब यहाँ हवा है, अगर मैं उसको दबा दूं, मैं उसको कंप्रेस कर दूं और फिर उसमें से अपनी आवाज़ को बहाऊं, आवाज़ को हरीज तक भेजूं, तो क्या कोई चाल पर फर्क पड़ेगा। आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे कि माध्यम का दाब बदलने पर, माध्यम का दाब बदलने पर, माध्यम का दाब बदलने पर ध्वनि की चाल में, ध्वनि की चाल पर कोई फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप कहेंगे देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द
स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑफ मीडियम, ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑफ मीडियम। ठीक है, कि भाई माध्यम का दाब आप परिवर्तित करोगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा ध्वनि की चाल पर। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। ओमकार कह रहे हैं समझ नहीं आया, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर माध्यम का दाब बदलेगा तो ध्वनि की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन यही आएगा कि ध्वनि माध्यम का दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बस आपको ऑप्शन होंगे घटेगी बढ़ेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कह देना जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ समझना ही नहीं है। हाँ, हमें ये नहीं सीखना कि क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं, वो नहीं सीखना है, सिर्फ हमें इतना याद कर लेना है। ठीक है, नोट हो गया होगा आशा करता हूं। ठीक है पंकज, मैं कोशिश करता हूं भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो अगला। अगला देखिए, अब एक बच्चे ने कहा जी ये बताओ कि माध्यम में अगर उमस बढ़ जाए, उमस का मतलब क्या है, जो आजकल गर्मी पड़ रही है आप देखते होंगे, जरा सा बाहर निकल जाओ पसीने पसीने आ जाते हैं, बहुत ह्यूमिडिटी है, चिपचिपाहट बहुत है हवा में आजकल। तो माध्यम में उमस बढ़ने पर, यानी उसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में नमी या आर्द्रता, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं उसको ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। तो मॉइस्चर बढ़ने पर ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे कि चाल बढ़ जाएगी। ये तीन चीज बस आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि माध्यम में नमी बढ़ने पर, माध्यम में नमी बढ़ने पर ध्वनि की चाल, माध्यम में नमी बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, अब बढ़ने पे बढ़ती है तो घटने पे घटती होगी, सीधी बात है। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग मॉइस्चर, ऑन इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट इन मीडियम, इन मीडियम स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस। तो आपको तीन बात याद रखनी है। कौन कौन सी, देखो, टेम्परेचर और मॉइस्चर बढ़ने पे, यानी तापमान, तापमान और नमी बढ़ने पे ध्वनि की चाल बढ़ती है, लेकिन दाब के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मॉइस्चर एंड टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, घटने पे घटेगी, बट प्रेशर के घटने या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी बात खत्म, आप बस याद रखिएगा। ठीक है, चलो गेमर, बहुत सारा आभार आपका। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा कहकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। खैर वो भी मेरे भाई बहन झूठ नहीं बोलते जो ये कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ, पता है वो किस बात के लिए कहते हैं समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा कि माध्यम में नमी बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो याद सबको हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसा है जो इस चीज़ को नहीं याद रख लेगा, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि हमें ये पता लगना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। इस चीज़ को वो कहते हैं समझ नहीं आ रहा। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि देखो, क्यों का जवाब देने के चक्कर में ना, ये क्लास जो 20 दिन में ख़त्म होनी है ना, ये होंगी आपकी 6 महीने में ख़त्म। और शायद वो चीज़ें हमसे एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी, तो फिर उनके लिए समय वेस्ट करने से क्या ही फ़ायदा, इतना समय है ही नहीं दरअसल हमारे पास। चलो जी, ठीक है, तो बताइए कि हाँ क्लियर है ये बात हमें। मेरा क्वेश्चन सर वेस्ट बंगाल से है, मेरा कट ऑफ से 18 है सर, होगा कि नहीं भाई, कौन से एग्जाम में? हम्म, चलो, मुझे बिल्कुल फिजिक्स नहीं आती थी, अब आने लगी, बहुत सारा आभार। देखो खैर मैं ऐसे कमेंट लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब टाइम वेस्टिंग चीज़ें होती हैं, बट आप नोट कर रहे हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ। एक भैया कह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, मैं क्या करूँ। मुझे पता है कि ये सब बेकार की बात है, वो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे नाम ले जाए, लेकिन मैं पता है एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आप नौकरी लेने की सोच रहे हैं ना, सरकारी नौकरी लेने की, तो पहली बात तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मिठाई है कोई इसने भी उठाई खा ली। उसको पहली बात तो लेने के लिए एक उचित समझदारी की आवश्यकता है, और लेने से ज़्यादा निभाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी समझदारी की आवश्यकता है, जो मुझे ऐसे किसी भी बच्चे में नहीं लगती। जो ये कहते हैं कि, मतलब जो ऐसे कमेंट करते हैं कि टीचर उसको पढ़े उनका नाम ले ले और फिर उस पर नाराज़ हो। हालांकि मैं कभी नाराज़ नहीं होता,
मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इस कमेंट को कि मुझे थोड़ा सा दुख होता है। क्यों? मैं सोचता हूँ यार आप उस एज ग्रुप के बच्चे हो, 18 से प्लस ही हो, 18 से 20, 22, 23, ये वो एज ग्रुप होता है जहाँ पर जिस परिवार से आप बिलोंग करते हो, मैं क्यों कह पा रहा हूँ ये बात आप बिलोंग करते हो, क्योंकि मैं भी ऐसे एक परिवार से बिलोंग करता हूँ, या कहिए था, शायद ऊपर वाले ने मेरा हाथ पकड़ा तो उसके बाद स्थितियाँ ठीक हो गई हैं। जहाँ पर हमेशा आर्थिक स्थितियाँ खराब होती हैं, किसान परिवार होता है, या कोई आय के स्रोत भी नहीं होते, माता पिता मजदूरी कर रहे होते हैं, और उस समय पे उनको ना अपने बच्चे से, खासकर ऐसे बच्चे से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो अगर आप ऐसी बात कह के अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई या मेरी बहन, आप बहुत सारा अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत सारी उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। और इस एज ग्रुप में ना, अगर आप माता पिता की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई पाप नहीं कमा रहे हो आप। क्योंकि मैंने एक चीज़ व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, आप उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाओगे। जब मैं भी तैयारी करता था ना, मैं लूँगा आपका 1 मिनट, एक्स्ट्रा पढ़ा दूँगा चाहे आज में, बट कुछ भावनाएँ हैं जो मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। जब मैं भी तैयारी करता था, तो मैं हमेशा से एक अच्छा बच्चा रहा अपने परिवार का, पढ़ाई-लिखाई में भी। तो मेरे घरवालों को मुझसे उम्मीदें भी थी, मैं बड़ी मेहनत भी करता था। लेकिन आप भी तैयारी की फ़ेज़ में हैं, आप समझ जाते होंगे कि यार एक आधा नंबर से रह जाने से भी सिलेक्शन नहीं होती। अब किसको बताओ ये बात? मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रहा, और मेरे तो एग्ज़ाम में वैकेंसी भी बहुत कम होती थी। अभी भी जिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, ऑल इंडिया 11 ही बस वैकेंसी थी इसमें। तो उस समय पे मेरे घरवाले पूछते थे, भैया हुआ कि नहीं हुआ? तो सिर्फ़ यही होता था कि पिताजी या माताजी नहीं हुआ। उनको भी बड़ा दुःख होता था, दुःख मुझे भी पूरा होता था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जब मैं उस क्षण ये सोचता था कि यार कैसे भी करके ना, कैसे भी करके बस एक नौकरी मिल जाए, मैं ये सोचा करता था हमेशा। क्यों सोचता था? क्योंकि मेरे माता पिता बड़े परेशान थे सच में। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा किया है ना, तो वो सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे माता पिता खुश रहे हैं। शायद मैं इसीलिए मैंने कॉलेज टॉप किए, स्कूल टॉप किए मैंने, और मैंने गवर्नमेंट जॉब भी इसीलिए निकाली, इतनी अच्छी मेहनत की, और बीटेक करने के बाद भी मेरे अंदर कोई शराब, नशे, किसी भी तरह का कोई लत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप खुश ही रहें बस। तो जब आप माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करोगे ना, और नौकरी लगने के बाद असल में जब आप उस खुशी को दे पाओगे, मैं कहता हूँ कि उससे बढ़ के कोई फीलिंग नहीं होगी। और अगर आपने उनको दुखी कर रहे हो, अभी दुखी कर रहे हो, और दुखी करते रहोगे, तो ज़िंदगी में उससे बढ़ के कोई पाप नहीं होगा। तो एक बार उनकी तरफ सोच के थोड़ा सा अपना सभी पढ़ाई पे फोकस करिए, है ना बच्चे? चलो, तो ये बात हो गई ध्वनि की चाल को लेके, स्पीड ऑफ साउंड को लेके बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब देखो ध्वनि के कुछ अन्य गुण होते हैं, तो आप हेडिंग लिखिए, ध्वनि के कुछ अन्य गुण। पढ़िए यार, मेहनत करिए, ये उम्र जो मिली है ना, ये समय कभी नहीं मिलेगा। ध्वनि के कुछ अन्य गुण, अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ठीक है, आओ देखो एक बार, क्या होते हैं ध्वनि के कुछ अन्य गुण, अनदर प्रॉपर्टीज क्या होती है साउंड की। ध्वनि के अन्य गुण क्या होते हैं, देखिए, सबसे पहला गुण ध्वनि का आता है आपका प्रबलता। प्रबलता यानी कि लाउडनेस। अब लाउडनेस क्या होती है? देखिए, लाउडनेस का मतलब है, प्रबलता का मतलब है कि आपकी आवाज में तेजी कितनी है, आप कितना ज्यादा तेज बोल रहे हैं, कितना लाउड बोल रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा, हाँ हरीश भैया क्या हाल है, और अब मैं बोलूं हरीश भैया क्या हाल है, तो मेरी आवाज में प्रबलता है। इसी चीज को बस हम प्रबलता कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एनर्जी कौन सी आवाज में ज्यादा थी? तो आप कहोगे दूसरी वाली आवाज में ज्यादा थी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जिस आवाज में ऊर्जा ज्यादा है, उस आवाज में प्रबलता भी ज्यादा है, लाउडनेस भी ज्यादा है ना? तो प्रबलता का मतलब क्या होता है? ध्वनि का तेज या धीमापन। ध्वनि का तेज या धीमापन, तेज या धीमापन। तेज का मतलब चल नहीं रही है, तेज का मतलब कि कितनी तेज है, ऐसे भी तो बोलते हैं भाई ध्वनि कितनी तेज सुनाई दे रही है। पेपर में ऐसे आएगा, चिंता मत करिए आप। तो इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलेंगे भाई, तेज या धीमापन का मतलब लाउड ही होता है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड लिख लेंगे बस आप समझने के लिए। ये कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ध्वनि की प्रबलता का कारण क्या है, तो आप कहोगे कि ये ऊर्जा पर निर्भर करती है, ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, ऊर्जा पर निर्भर करती है, यानी कि डिपेंड अपॉन एनर्जी, डिपेंड अपॉन एनर्जी। यानी कि भैया जिसके अंदर ज्यादा ऊर्जा है उसकी प्रबलता ज्यादा है, और जिसके अंदर ऊर्जा कम है
उसकी प्रबलता कम है। तो ये हो गई प्रबलता। अब एक भाई ने मुझसे कहा कि भैया चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि ध्वनि तेज है या धीमी है, लेकिन इसका कोई मात्रक तो बताओ। देखो मैंने ये कहा हाँ भाई हरीश क्या हाल है, फिर मैं कहूँ हाँ भैया हरीश क्या हाल है, तो ध्वनि दोनों में ही तेज है। तेज तो दोनों में ही है, लेकिन पहले वाले में कम तेज है, दूसरे वाले में ज्यादा तेज है। इसका कोई मात्रक तो बताओ। तो मैंने कहा जी सबसे फेमस सवाल आपका कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक जो है ये होता है आपका डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, और इसे हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी, इससे हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। बहुत सारे लोग रट लेते हैं ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। अबे भैया ध्वनि का मात्रक क्या, ध्वनि की ध्वनि में तो चाल भी होती है, ध्वनि में तो आवृत्ति भी होती है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है, आवृत्ति का हर्ट्ज है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है, ऐसे याद रखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए डेसिबल से एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन आता है डेसिबल से संबंधित। क्या सवाल आता है कि फैक्ट्रियों में अधिकतम ध्वनि का स्तर कितना रखा जा सकता है, कितने डेसिबल रखा जा सकता है फैक्ट्रियों में, क्योंकि शोर शराबा हो रहा है। तो हो सकता है अगर उनको ऐसे ही हम खुली छूट दे दें तो वो हथौड़ा बजाए जा रहे हैं। अब हथौड़े से इतनी आवाज़ आ रही है घन घन की कि आसपास के जो घर वाले हैं बेचारे परेशान हो गए। तो WHO ने फिक्स कर दिया, या गवर्नमेंट ने, सरकार ने फिक्स कर दिया कि फैक्ट्रियों से निकलने वाली ध्वनि का अधिकतम स्तर सिर्फ 80 डेसिबल होगा। ये सवाल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप कि फैक्ट्रियों से लिख लो या मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लिख लो, कुछ भी लिख लो। आप ऐसे लिख लो कि अधिकतम अधिकतम ध्वनि का अधिकतम ध्वनि का स्तर अधिकतम ध्वनि का स्तर अ, अधिकतम ध्वनि का सुरक्षित स्तर लिख लो। सुरक्षित स्तर कितना है, अधिकतम ध्वनि का सुरक्षित स्तर कितना है। तो यही सवाल आएगा एग्जैक्टली, आप कह देना 80 डेसिबल मैक्सिमम आप निकाल सकते हो फैक्ट्री से। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ साउंड इज, आप कहोगे 80 डेसिबल, कि फैक्ट्रियों से अधिकतम 80 डेसिबल निकल सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो जरा बताइए कि हाँ ठीक है, मुझे ध्वनि की ये वाली गुण अच्छे से समझ में आ गया, ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई, जिसका नाम है प्रबलता, और मैंने बढ़िया से नोट भी कर लिया। अब चलते हैं जी ध्वनि के दूसरे वाले गुण पे, जिसका नाम है आपका तारत्व। ध्वनि का दूसरा गुण है तारत्व, यानी कि पिच। देखिए पिच क्या होती है, जैसे मैंने एक बात बोली, आप गोलगप्पे वाले भैया के पास जाओ और वहां पे आप एक फर्क देखोगे। क्या, एक लड़का कहे गोलगप्पे वाले भैया से, भैया जनक हमें भी खिला दियो यार, जल्दी हमें बस पकड़नी है, तेज इतना ही बोलेगा। लेकिन लड़के ने कहा, गोलगप्पे वाले भैया कहेंगे रुक जाओ, ज़्यादा जल्दी है तो चले जाओ। फिर एक मोहतरमा आएंगी, वो तेज तो इतना ही बोलेंगी, लेकिन आवाज़ उनकी पतली है, तो वो कैसे बोलेंगी, भैया हमें गोलगप्पे खिला दीजिए जरा, हमारी बस आ रही है। गोलगप्पे वाले भैया कहेंगे आ जाओ ना मैडम जी, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी। तुमसे कहे हट रहे यहाँ क्यों खड़ा, हट जा, मैडम जी आओ। तो देखो कि आपने पुरुष और महिला की आवाज़ में क्या फ़र्क देखा। मैं क्या कह रहा हूँ, तेज तो इन्होंने भी इतना ही बोला, इन्होंने भी इतना ही, प्रबलता दोनों की सेम है ना, लेकिन इनकी आवाज़ का मोटापन ज़्यादा है लड़के की का, और लड़की की आवाज़ का पतलापन ज़्यादा है। इस पतलेपन को ही हम तारत्व कहते हैं। तो आवाज़ के पतलेपन को तारत्व कहते हैं, और जितना पतलापन ज़्यादा होगा हम कहेंगे तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा, पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। तो तारत्व का मतलब होता है ध्वनि का ध्वनि का पतलापन। ठीक है, यानी कि सॉफ्टनेस ऑफ साउंड, समझने वाली भाषा में। अब आप कहोगे कि भैया जो ध्वनि पतली होती है
पतली ध्वनि का मतलब क्या है? पतली ध्वनि का मतलब है तारत्व ज्यादा। ठीक है भैया, तारत्व ज्यादा, यानी कि अगर सॉफ्ट साउंड है तो इसका मतलब है हाई पिच, उसकी पिच हाई है। अब आप कहोगे भैया लेकिन ये किस चीज पर निर्भर करती है, पिच क्यों ज्यादा है, पिच क्यों ज्यादा है? तो आप कहोगे, मैं कहूंगा आपसे, ये सब आवृत्ति का खेल है, फ्रीक्वेंसी का खेल है। देखो, पतली आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है। तो आप याद रखेंगे कि जिसका तारत्व ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी आवृत्ति ज्यादा है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे उसकी आवृत्ति ज्यादा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। बोलो, आ गई बात समझ में? अब सवाल क्या बन सकता है? एक और सवाल बनेगा, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? पहला सवाल, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन होगा जैसे बल पर, दूसरा ऑप्शन होगा त्वरण पर, तीसरा ऑप्शन होगा आवृत्ति पर, चौथा ऑप्शन होगा ऊष्मा पर। यानी फोर्स, एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी या फिर हीट। तो जरा बताएंगे किस पर निर्भर करता है? चलो भाई, सभी को बड़ा मजा आता है ऐसे करके पढ़ने में, है ना? जब मैं ऐसी चीजें यूज करता हूँ तो आप सबको मजा आता है। देखो, एक कह रहा है, एक बार और बोलिए। अच्छा बेटा, अब ऐसा ना हो कि मैं अपनी ओरिजिनल आवाज भूल जाऊं, इसको बोलने में बड़ी ताकत सी लगानी पड़ती है आवाज पतली करके। चलो खैर, कोशिश होती है कि बस हंसी मजाक में क्लास निकल जाए। हाँ, तो तुम क्यों यार विज्ञान पढ़ने आ रहे हो, क्यों फिजिक्स पढ़ने आ रहे हो? इतना आपको लगता है यार इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, कौन पढ़े, क्यों पढ़े इसको? तो कहीं ना कहीं फिर मुझे इसमें आपका इंटरेस्ट बनाना ही पड़ता है, ताकि आप इस पढ़ो कि हाँ भाई ठीक है, और आसानी से चीज़ें समझ में भी आ जाए और लंबे समय तक याद भी रहें, इसलिए थोड़ी सी मेरी कोशिश होती है। बहुत बढ़िया, तो सभी इसका उत्तर कर देंगे कि भैया जी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। बहुत ही बढ़िया। तो आवृत्ति का संबंध किससे होता है? ध्वनि के तारत्व से होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर मैं आपको एक कमरे में बिठा दूं और बाहर इधर एक ढोलक बजवाऊं और इधर एक वायलिन बजवाऊं या बांसुरी बजवाऊं, और मैं उनसे कहूं कि आवाज दोनों बराबर रखना, मतलब प्रबलता बराबर रखना, लाउडनेस बराबर रखना, पतलापन भी बराबर रखना, फिर भी आप बगैर देखे ही वाद्य यंत्रों की आवाज को पहचान लोगे। आप कहोगे इधर बज रहा तबला और इधर बज रही है बांसुरी, क्यों? आखिर वो कौन सा ध्वनि का गुण है जिससे हम दो वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर कर पाते हैं? तो उसको बोलते हैं गुणता, यानी क्वालिटी। सिर्फ आपसे एक यही सवाल पूछा जाएगा, ध्वनि का एक गुण है जिसका नाम है गुणता, यानी कि क्वालिटी, और क्वालिटी से रिलेटेड सिर्फ यही सवाल पूछा जाएगा कि इसी गुण के कारण इसी गुण के कारण दो वाद्य यंत्रों की दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर किया जाता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन, ये शॉर्ट में मैंने बिटवीन लिख दिया है ना, डिफरेंस बिटवीन साउंड ऑफ टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन साउंड ऑफ टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स is made is made because of this property, because of this property। ठीक है, तो गुणता के कारण ही हम ध्वनि की गुणता के कारण ही हम इसी गुण के कारण ही हम दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर करते हैं। ठीक है, अच्छा पता है, देखो एक बात और पूछी जाती है कि पुरुष और महिलाओं की आवाज में ध्वनि के किस गुण के कारण अंतर किया जाता है? ऑप्शन होंगे प्रबलता, तारत्व, गुणता, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, नन ऑफ द अबव। तो बताओ क्या आंसर करोगे फिर आप उसका? महिला और पुरुषों की, तो शायद इसको तो कभी आप नहीं बोलोगे। अबे यार, कैसी कैसी बात करते हैं आप में? अक्षय कुमार की मूवी की तरह अलग अलग आत्माएं आती हैं क्या? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। ठीक है हिमांशु,
ठीक है भाई, मैं आपकी समस्या का फोटो ले लेता हूँ और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या सुलझ जाए। दो अलग अलग आवाज में अंतर बता सकते हैं? नहीं ज्योति, ऐसे नहीं पूछेगा। दो अलग अलग आवाज, अब ऐसे तो देखो, अलग अलग आवाज तो भाई पुरुष और महिलाओं की भी होती है। तो पुरुष और महिलाओं की आवाज में अंतर किया जाता है तारत्व के कारण, इसीलिए तो मैंने बताया आपको। और दो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों में अंतर किया जाता है गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण। तो ऐसे तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो जाएगा कि दो अलग अलग आवाजों में अंतर। आपको यही पता नहीं चलेगा कि भाई ये व्यक्तियों की बोल रहा है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बोल रहा है, तो वो आधा अधूरा क्वेश्चन है, ऐसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो वो होता है पिच। और वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर किया जाता है गुणता के कारण। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपका ध्वनि वाला चैप्टर द एंड हो चुका है। और ध्वनि वाले चैप्टर में, अच्छा नहीं सॉरी, एक चीज और रह गई है, एक चीज और रह गई है लास्ट, और उसके बाद ध्वनि वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट एक टॉपिक रह गया है इसमें, जिसको बोलते हैं हम इको, और इको को हिंदी में बोलते हैं हम गूंज। जरा देखिए क्या होती है इको यानी कि गूंज। देखो, आपने भरजोर कोशिश कर ली लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। कौन से मकसद में, अभी पता लग जाएगा। जब आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो आपने क्या किया, पहाड़ों पे गए। एक पहाड़ ये है बहुत दूर, और कहीं आप इस पहाड़ पे हैं, और आपने आवाज लगाई, आपने कुछ बोला जो आप वापस किसी और से सुनना चाहते थे, ये मकसद था आपका, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए। आपने वो शब्द बोले, आप समझ गए होंगे। जैसे हरीश आएगा तो हरीश बोलेगा अनारकली, तो हरीश बहुत तेजी से चिल्लाएगा अनारकली। तो हरीश को कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद वही आवाज वापस सुनाई देगी, अनारकली अनारकली अनारकली, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, हरीश ने बोला अनारकली, ये अनारकली गई आवाज, ये टकराई पहाड़ से, और ये परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर ये बार बार इसको सुनाई दी। अब आवाज तो हर दिशा में बहेगी, भाई एक पहाड़ यहाँ भी है, मान लो एक पहाड़ यहाँ भी है, तो आवाज इस दिशा में भी जाएगी और इससे भी टकरा कर वापस लौट के आ जाएगी। हरीश को चारों तरफ से अनारकली अनारकली सुनाई देगा। तो ध्वनि के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट के आ जाना ही गूंज कहलाता है, इको कहलाता है। ध्वनि के परावर्तन को ही हम गूंज कहते हैं, ठीक है। चलो, तो आप लिखोगे कि ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन गूंज कहलाता है। ध्वनि का परावर्तन गूंज कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज इको। देखो सवाल एक ये आएगा कि बताओ, क्या ध्वनि परावर्तन का गुण प्रदर्शित करती है? क्या साउंड रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है? तो आप कहोगे करता है, ध्वनि टकरा के लौट सकती है ना, तो बिल्कुल लौट सकती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसको यहां रख लेता हूं मैं। दूसरी चीज एक आपसे पूछी जाएगी कि बताइए, बताइए, अगर आप इस परावर्तन को सुनना चाहते हैं, अच्छा क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, देखो पहले समझो। मान के चलो एक कमरा है आपका, घर का कमरा है, जैसे मेरा स्टूडियो है। तो मैं जैसे इसमें बोल रहा हूं तो मुझे अपनी आवाज वापस नहीं सुनाई दे रही है। आप अपने घर के कमरे में भी बोलें तो नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि कमरे में कुछ ना कुछ भरा है। आपके घर के कमरे में भी बहुत कुछ भरा होगा। आप जैसे ही बोलते हैं तो हर वस्तु के द्वारा उस आवाज को ना सोख लिया जाता है, वो टकरा के नहीं लौट पाती है। देखो टकरा के लौट पाती है जैसे पत्थर से लौट जाती है टकरा के, लेकिन पत्थर तक जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। मेरे यहाँ तो कंप्यूटर है, सीपीयू है, एलईडी है, कैमरा है, और स्पेशली हमने तो स्टूडियो डिज़ाइन ही ऐसे किए हैं कि इसमें साइड में ऐसी चीज़ लगी हुई है जो आवाज़ को सोख ले, ताकि लौट के माइक में ना आए, आपको डिस्टरबेंस ना हो। आपके घरों में भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जहां आवाज़ दीवार से टकराने से पहले ही सोख ली जाती है, अब्जॉर्ब कर ली जाती है। नहीं तो आप देखो, जब आप वाइट वॉश कराते हो और आप सारा सामान बाहर निकाल देते हो तो आवाज़ गूंजने लगती है, क्योंकि आवाज़ सोखी नहीं जाती, अब्जॉर्ब नहीं होती है, डायरेक्टली जाएगी दीवार से टकरा के वापस लौट जाएगी। तो वो पूछना चाहता है कि बताइए, अगर आप अपनी ध्वनि की
अपनी ध्वनि का परावर्तन सुनना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्रोत से कितनी दूर खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम खाली कमरे में भी ना बिल्कुल दीवार पे जाके ये बात बोलोगे, अगर ये हरीश यहाँ जाके बोले ना अनारकली बिल्कुल पहाड़ पे मुंह रख के, तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो आपको एक न्यूनतम दूरी तक खड़े रहना है, और वो दूरी कितनी है? वो दूरी है 17.2 मीटर। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि गूंज सुनने के लिए गूंज सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको तो ये होती है आपकी 17.2 मीटर। अब 17.1 भी होती है, कहीं कहीं 2 भी होती है, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे, घबराना मत, ठीक है। चलो, अब एक भाई क्या कहता है कि जी सर, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोला अनारकली, फिर हरीश को तुरंत याद आ गया, अरे वो तो छूट ही गई चंपा, फिर हरीश ने तुरंत बोलिया चंपा। तो देखो, इतनी देर में अनारकली यहां तक पहुंचा ही था, हरीश ने बोल दिया चंपा, ठीक है। अब क्या होगा? देखो, अनारकली का साउंड आएगा, इतने में ही चंपा का भी आ लेगा, तो आप इनको क्लियरली नहीं सुन पाएंगे, ना आप अनारकली सुन पाओगे ना आप चंपा ही सुन पाओगे। तो पूछा यह जाता है कि दो गूंजों को क्लियर सुनने के लिए आपको कितनी देर का अंतर रखना चाहिए? तो लगभग आपको 0.1 सेकंड का अंतर रखना चाहिए। तो सवाल आएगा कि गूंजों को स्पष्ट सुनने के लिए दो गूंजों को स्पष्ट सुनने के लिए समय का अंतर होना चाहिए। दो गूंजों को स्पष्ट सुनने के लिए समय का अंतर होना चाहिए, तो वो है 0.1 सेकंड। टू टू हियर टू हियर टू इकोज क्लियरली द टाइम गैप मस्ट बी ऑफ 0.1 सेकंड, या 1/10 भी लिख सकते हो, है ना। 0.1 को 1/10 भी लिखा जा सकता है। तो ये 2 फैक्ट यहां से पूछे जाएंगे, 3 फैक्ट पूछे जाएंगे। क्या ध्वनि का परावर्तन होता है? आप कहोगे हाँ जी, ध्वनि का रिफ्लेक्शन होता है। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए गूंज सुनने के लिए? 17.2 मीटर। समय कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड। बस कहानी खत्म, ठीक। चलो, आपसे पढ़कर तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत बढ़िया। आप सभी बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसलिए चीज़ें समझ आ रही हैं। अब देखो, यहाँ हमारा टॉपिक ही ख़त्म हो गया, और अब मैं कह सकता हूँ कि हमारा साउंड चैप्टर बिल्कुल द एंड हो गया, द एंड। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक दो बच्चों के मैंने ऐसे कमेंट देखे, हालांकि बहुतों के नहीं है, 1% बच्चों के हैं, वो कह रहे हैं जी सर थोड़ा सा तेज पढ़ाओ, स्लो चल रहा है सिलेबस। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वो इस स्पीड की वजह से ही समझ में आ रही हैं। अगर मैं घास खोदना शुरू कर दूंगा, ये सिलेबस की स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखो, मुझे दोनों लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, हिंदी भी इंग्लिश भी। अब आप देखते होंगे कि मेरा कोई सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होगा जो मैंने किसी एक लैंग्वेज में ना लिखा हो। तो थोड़ी सी स्पीड इससे कम होती है। दूसरा, मैं हाथ से लिख के चलता हूँ, तो या तो मैं एक लैंग्वेज का यूज़ करूँ या फिर मैं पीडीएफ से पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो उससे क्या होगा ना कि कम से कम 50% बच्चों को समझ में नहीं आएगा, उनको जो पहली बार विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कहीं अच्छे से नहीं पढ़ी। जो कई बार पढ़ चुके हैं या जिनको थोड़ा बेसिक क्लियर है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट 50% को दिक्कत हो जाएगी। अब आप तो अपने हिसाब से कह देते हो, लेकिन भैया मुझे तो यहाँ आए हुए हर उस बच्चे का ख्याल रखना है जो RW के साथ एक उम्मीद लेके आया है कि भाई अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा या इस टीचर से पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो खुद की कमाई करके पढ़ रहे हैं, या जिनके माता पिता बड़े मुश्किल हालातों में उन्हें पैसा दे रहे हैं, और वो हमसे ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं। तो भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सबकी उम्मीदों पे खरा उतरा जाए। और देखो, तेज़ चलने से ना उनका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका कितना सा फ़ायदा होगा कि 2 क्लास पहले सिलेबस कवर हो जाएगा, बट मैं पूछता हूँ अगर 2 क्लास लेट भी सिलेबस कवर हो तो शायद आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैं तो मानता हूँ कि 2-3 क्लास फालतू लग जाएंगी, जितनी मैंने बताई हैं उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो आपका एग्ज़ाम भी नहीं है, बट पढ़ो ऐसे
कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आनी चाहिए। चलो, सिलेबस बिल्कुल हमारा ऑन टाइम चल रहा है, कोई हम लेट नहीं है। मेरा तो मानना है कि चाहे 2-3 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ऐसे भाई सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। कल हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं तापमान। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।